देखो इसके आगे बढ़ते हैं हम। हमने शुरुआत में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज अवेलेबल है जिसका मूवमेंट पॉसिबल है, बट इंसुलेटर में फ्री चार्ज नहीं है, मूवेबल चार्ज नहीं है, राइट। बट ऐसा देखा गया है कि जब इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है, तब इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम से ब्रेक होके अलग हो जाते हैं, ठीक है। और जो इंसुलेटर है वो भी एक कंडक्टर की तरफ बिहेव करता है, राइट। तो उसको हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटर। मतलब ये है कि नॉर्मली इंसुलेटर इंसुलेटर रहेगा, बट उसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए और एक सफिशिएंटली हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में उसके बियॉन्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ाई जाए, तो उस पर इतना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पे कि इलेक्ट्रॉन्स एटम से टूट के अलग हो जाएंगे और जो इंसुलेटर है वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। अभी उसका एग्जांपल लेंगे हम, राइट। तो लिख लो एट sufficiently high electric field, at sufficiently high electric field, electrical breakdown of insulator takes place. Electrical breakdown of insulator takes place, and insulator becomes conductor. Insulator becomes conductor. तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर, राइट। तो हर मटेरियल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लिमिट है वो डिफाइंड है। फॉर एयर, एयर इंसुलेटर है नॉर्मली, बट एयर बिकम्स कंडक्टिंग when electric field exceeds 3 into 10⁶ वोल्ट पर मीटर। जब एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस लिमिट को क्रॉस कर देगी तो उसके बाद एयर भी कंडक्टिंग बन जाएगी, ठीक है। तो हर मटेरियल के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डिफाइंड है, ठीक। उसके बाद में जो है मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को विथस्टैंड नहीं कर सकता है और वो कंडक्टर बन जाता है, राइट। अब उसका क्या इफेक्ट होगा देखो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। उसको समझने के लिए तो कोरोना डिस्चार्ज जो है बेसिकली क्या है कि जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जो कंडक्टर है वो चार्ज को लीक करने लगता है, ठीक है। तो वो फिनोमेना मैं डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए। एक स्फीयर के लिए तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट नॉर्मल कंडक्टर के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। So electric field on surface of a conductor, charged conductor, ठीक है। ठीक है, समझना। तो ये एक कंडक्टर है, मान लेते हैं कि इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो चार्ज हर तरफ फैल जाएगा, ठीक है। से मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
राइट, जस्ट आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक बात हम जानते हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, राइट। नाउ जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो उसका लॉजिक समझना। मैं क्या करता हूं, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस बनाता हूं, ठीक है। यहां फील्ड निकालनी है, तो एक सिलेंडर बनाता हूं जिसका फ्लैट सरफेस ऊपर है और दूसरा फ्लैट सरफेस अंदर की तरफ, इस तरह का एक सिलेंडर बनाया, राइट। इस बात हम जानते हैं कि कंडक्टिंग सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टर के नॉर्मल होता है बाहर की तरफ, अगर प्लस है तो, माइनस है तो अंदर की तरफ। तो यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक। यही हमें निकालना है, कितना है। अच्छा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब इस सरफेस के लिए हम फ्लक्स निकाल लें। कितने सरफेस है यहां पे, 2 तो फ्लैट सरफेस है, बाहर के लिए मैं 1 कहता हूं, अंदर के लिए 2, और जो कर्व्ड सरफेस है उसको मैं 3 कह देता हूं, ठीक। तो फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक। बाहर के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है और जो सरफेस वेक्टर है, एरिया वेक्टर, वो भी इसी डायरेक्शन में है। E इंटू ए करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू उसका एरिया जो है फ्लैट बेस का एरिया, हमने ए ले लिया, फ्लक्स E है। φ2 सेकंड पार्ट जो है वो अंदर है, अंदर फील्ड 0 है तो फ्लक्स 0, और थर्ड सरफेस जो है वो कर्व्ड है, और कर्व्ड सरफेस का जो नॉर्मल है वो इधर होगा, इस डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल है, मतलब दोनों में एंगल 90 डिग्री, तो वहां के लिए भी फ्लक्स 0। तो टोटल फ्लक्स जो है वो EA के बराबर होगा। नाउ फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस सिलेंडर ने कितना चार्ज इनक्लोज किया होगा, तो ए एरिया का पोर्शन कंडक्टर का इस सिलेंडर के अंदर है। समझना, जहां पर ये सिलेंडर बना है वहां की लोकल चार्ज डेंसिटी को मैं सिग्मा कह रहा हूं। लोकल इसलिए कि अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि चार्ज डेंसिटी हर जगह डिफरेंट होती है। तो जहां मुझे फील्ड निकालनी है वहां की चार्ज डेंसिटी मैंने सिग्मा मान ली, तो चार्ज कितना होगा उतने से एरिया में, ए एरिया में चार्ज होगा सिग्मा इंटू ए, तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा डिनोट्स लोकल चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और डायरेक्शन किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, नॉर्मल टू कंडक्टर, ठीक है। तो अब ये चीज हमें पता होना चाहिए कि किसी चार्ज कंडक्टर पे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात तो नॉर्मल होगा हर पॉइंट पे, राइट। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड अंदर की तरफ हो,
कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कोरोना का मतलब होता है कॉर्नर, ठीक है, डिस्चार्ज का मतलब चार्ज का बाहर जाना, ठीक, समझना। ये कोई चार्ज कंडक्टर है, राइट, जिसको हमने एयर में रखा हुआ है, राइट। मान लो हम इसको पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, जब हम इसको चार्ज देंगे तो चार्ज एक पॉइंट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। मान लो अगर आप इसको यहां चार्ज दोगे तो चार्ज तुरंत फैलेगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन, और तब तक फैलता रहेगा जब तक कि इस कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। और दूसरी बात, कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए। कंडक्टर है, पोटेंशियल सेम नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज का मोशन होने लगेगा, करंट बनेगा। स्टेडी स्टेट में ऐसा नहीं होता है। तो फाइनली पोटेंशियल हर जगह सेम होना चाहिए, राइट। अब लॉजिक समझना, अगर आप इसको चार्ज देते हो तो चार्ज डेंसिटी हर जगह सेम नहीं होगी, राइट। इसका कारण समझो, जो कंडक्टर है उसके किसी भी पॉइंट पे अगर सरफेस कर्व्ड है तो कर्व्ड सरफेस किसी न किसी स्फीयर का हिस्सा होगा। जैसे मैं इस कर्व्ड सरफेस की बात करूं, राइट, तो इसके लिए एक स्फीयर बनाया जा सकता है ऐसे, ये इस स्फीयर का हिस्सा है, ये फ्लैट पार्ट। इसकी बात करूं तो यहां पे शार्प कर्व है, मतलब यहां का जो स्फीयर बनेगा बहुत छोटा बनेगा, राइट। यहां की बात करें, यहां का स्फीयर है थोड़ा सा बड़ा बनेगा, यहां और थोड़ा छोटा हो जाएगा, यहां और थोड़ा बड़ा, इधर के लिए तो और भी बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडक्टर है उसके सरफेस पर जो कर्वेचर है वो किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होगी। दूसरी बात, कंडक्टर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब दो कंडक्टिंग स्फीयर को आप कनेक्ट करते हो आपस में तो उनका पोटेंशियल सेम होगा और चार्ज डेंसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्या वही चीज यहां भी नहीं हो रही है? अलग अलग स्फीयर्स को आपने कनेक्ट कर दिया है, राइट, और कनेक्ट करने पर सबका पोटेंशियल सेम होगा, तो चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब जहां रेडियस कम है, जहां छोटा स्फीयर बन रहा है वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां बड़ा स्फीयर बन रहा है वहां चार्ज डेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो अगर मैं चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करूं तो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा? देखो, ये कंडक्टर है, चार्ज दिया तो चार्ज डेंसिटी सबसे अधिक यहां पर होगी क्योंकि यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है। यहां चार्ज डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, यहां फिर बढ़ जाएगी कम, यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है तो बहुत कम चार्ज डेंसिटी होगी। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज। रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होगी, इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। अब आप बताओ, सबसे पहली बात, चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया
that electric field just outside conductor is sigma by epsilon naught. तो जहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो जहां रेडियस कम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा. रेडियस कम कहां होगी? कॉर्नर्स पे, जहां शार्प कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, ठीक है, उन कॉर्नर्स पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होती है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा. ये पॉइंट हमें नोट करना चाहिए. When a conductor is given charge, charge distribution is uneven on the surface. Charge distribution is uneven on the surface. Maximum charge density occurs at sharp corners, edges on the conductor. Sharp corners, edges, ठीक है, edges on the conductor. Hence electric field is also strong at these points. Electric field is also strong at these points. वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा. ठीक है, अब आप सोचो, अगर आप और चार्ज दोगे तो चार्ज डेंसिटी यहां बढ़ेगी, फील्ड भी बढ़ेगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर के जो इंसुलेटर है जैसे एयर है, इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिट को पार कर जाए तो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर पार कर गया तो क्या होगा? वहां की एयर जो है आयनाइज हो जाएगी और कंडक्टिंग बन जाएगी. तो सबसे पहली बात, अगर आप चार्ज देते हो तो चार्ज कॉर्नर पर इकट्ठा होगा और वहीं पर इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की संभावना सबसे ज्यादा होगी क्योंकि वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है. मतलब यहां की एयर को आयनाइज होने की संभावना सबसे ज्यादा है. सबसे पहले एयर यहां की कंडक्टिंग बन जाएगी. और कंडक्टिंग एयर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, एयर के मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन कट जाएंगे, टूट जाएंगे, और जो निगेटिव आयंस होंगे, ठीक है, निगेटिव आयंस पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूवमेंट करने लगेंगे और पॉजिटिव आयंस जो है वो दूर जाने लगेंगे. मतलब जो कॉर्नर्स है वहां की एयर का ब्रेकडाउन हो चुका है. नाउ एयर इज आयनाइज्ड, एयर हैज बिकम कंडक्टर. तो वहां से निगेटिव चार्ज यहां आएगा. जब निगेटिव चार्ज यहां पर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा. न्यूट्रलाइज करने का मतलब है डिस्चार्ज. मतलब जो चार्ज है यहां पे कम होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा. दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कहां पर होता है? कॉर्नर्स. इसीलिए हम इसको कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम प्लास्टिक की चेयर पर बैठते हैं हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है. हमारी बॉडी कंडक्टर है तो सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी कहां होगी? ठीक है, इन उंगलियों के जो टिप है उस पे, नाखून पे, नेल्स शार्प है, हेयर्स शार्प है, तो शार्प एजेस पे चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और वहीं से लीक करेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा. समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज. अब एक और चीज इसके साथ हमें दिखाई दे सकती है. अगर इसको डार्क में देखें तो यहां पर हमें स्पार्क भी नजर आएंगे जब ये डिस्चार्ज होगा. तो स्पार्क क्यों नजर आएंगे? जैसे ही डिस्चार्ज होगा वैसे ही आयंस का मूवमेंट होगा तेजी से. मूवमेंट के कारण वो एक दूसरे से टकराएंगे और हो सकता है कि वहां के एटम्स को इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच जाए. और जब वो डी एक्साइट होंगे तो फोटॉन्स को इमिट करेंगे. फोटॉन की अगर फ्रीक्वेंसी विजिबल रेंज में है तो हमें लाइट के फॉर्म में दिखेगा.
तो जब भी डिस्चार्ज होगा वहां पे लाइट निकलता हुआ दिखता है, जिसको हम स्पार्क्स कहते हैं। आपने कई बार ऐसे स्पार्क नोटिस किए होंगे, ठीक है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक। जो कंबल होता है ऊन का या स्वेटर, उसको लो, कमरे को पूरा डार्क कर दो और उसको फिर रब करो तेजी से। जब आप रब करोगे तो स्पार्क दिखेंगे और आवाज भी आएगी। तो साउंड जो है वो इसी के कारण होता है, मूवमेंट के कारण, ठीक है, चार्ज के मूवमेंट के कारण, और लाइट भी निकलता है। तो दैट शोज दैट कि जो कॉर्नर्स है वहां पे डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। क्या मेरी बात क्लियर है? तो शार्प कॉर्नर से ही डिस्चार्ज होता है, ठीक है। कोरोना डिस्चार्ज जो है दैट टेक्स प्लेस एट द कॉर्नर, ठीक है। इसी तरह का जो डिस्चार्ज है बहुत ग्रांड लेवल पर, बहुत बड़े स्केल पर होता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग। जब बिजली गिरती है तो वहां भी इसी तरह का डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो उस फिनोमेना को अब हम थोड़ा समझते हैं। लाइटनिंग, ठीक है। तो ये कैसे होता है देखो, जो क्लाउड्स होते हैं उनमें चार्ज आ जाता है, ठीक है। वैसे इस पर रिसर्च अभी भी चल रही है, ये अभी भी थोड़ा सा मिस्टीरियस फिनोमेना है लाइटनिंग, बट फिर भी ये समझ है कि जब ये क्लाउड्स एयर में होते हैं तो एयर के मूवमेंट के कारण, इन दोनों के आपस में रबिंग के कारण क्लाउड्स में चार्ज आ जाता है, ठीक है। और अगर वो चार्ज आ गया तो चार्ज के कारण ही लाइटनिंग होती है। तो होता क्या है समझ लो, मान लो इनमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लाउड्स आर हैंगिंग इन एयर, पॉजिटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिव चार्ज क्लाउड्स जब ये अर्थ के ऊपर मूव करते हैं तो होता क्या है, अर्थ इज अ कंडक्टर, तो कंडक्टर के पास जब कोई चार्ज लेके आओगे तो क्या होगा, उसमें इंडक्शन होगा और इंड्यूस्ड चार्ज एपियर होगा। तो जो अर्थ का सरफेस है अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, इस तरह का सरफेस है अर्थ का, ठीक। तो अर्थ के सरफेस पर इंडक्शन हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर निगेटिव चार्ज एपियर हो जाएगा। बट हम जानते हैं कि जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे, चार्ज कहां ज्यादा इकट्ठा होगा, कॉर्नर्स। जहां भी कॉर्नर्स होंगे वहां पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा होगा, ठीक है। इस तरह से नेगेटिव चार्ज अपियर हो गया। अब समझो दो बातों पर इंडक्शन डिपेंड करेगा। पहला, क्लाउड्स जितने पास में होंगे उतना ज्यादा इंडक्शन, तो डेफिनेटली जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, पहाड़ हैं, ठीक है, बड़े ऊंचे पेड़ हैं, वो क्लाउड्स के ज्यादा पास हैं तो उनमें इंडक्शन ज्यादा होगा। दूसरी बात, वहां भी जहां कॉर्नर्स होंगे वहां पे ज्यादा चार्ज इकट्ठा होगा, और चार्ज जहां होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिट से बाहर चली जाए, दैट इज एयर के लिए हमने डिफाइन किया था 30 लाख वोल्ट पर मीटर, उससे ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब एयर कंडक्टिंग बन जाएगी। और अगर एयर कंडक्टिंग बनती है तो उस केस में चार्ज का मूवमेंट होगा, तो उसको जरा समझना। एयर कंडक्टिंग बनने की संभावना कहां ज्यादा होगी, ये बिल्डिंग के कॉर्नर्स, पेड़। जब एयर कंडक्टिंग बनेगी तो चार्ज का मूवमेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहां की एयर कंडक्टिंग बन गई तो उस कंडक्टिंग पाथ में ही चार्ज का मूवमेंट होगा, आयंस का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज के आयंस होंगे
वो नीचे की तरफ आएंगे और नेगेटिव चार्ज के आयन ऊपर जाएंगे। ठीक है, ऐसे यहां का जो एयर है वो भी कंडक्टिंग हो सकता है क्योंकि यहां भी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो तुरंत चार्ज का मूवमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज। और जब चार्ज का मूवमेंट होता है तब चार्ज एक दूसरे से टकराते हैं, उनको एनर्जी मिलती है, एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, लाइट भी निकलता है। और मूवमेंट के कारण क्या होगा, जैसे चार्ज का मूवमेंट होगा वहां पे लाइट निकलेगा, लाइट के साथ हीट भी होगी, हीट के कारण सडन एक्सपांशन होता है। और वो एक्सपांशन जो है एयर का बहुत तेजी से होता है, उसी को हम साउंड के फॉर्म में बाद में सुन पाते। जब भी बिजली कड़कती है, पहली बात लाइट और साउंड निकलती है। साउंड बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपांशन, सडन एक्सपांशन, एंड लाइट बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। ठीक है, इसके अलावा जो कंडक्टिंग पाथ है उसी में मूवमेंट होगा और उसी में लाइट निकलता हुआ दिखेगा। तो बिजली जब कड़कती है तो इस तरह की लाइटनिंग जो स्ट्राइक होती है, जो पाथ बनता है, एक्चुअली में वो कंडक्टिंग एयर है, उसी कंडक्टिंग एयर में आयंस का मूवमेंट होता हुआ दिखेगा। तो लाइटनिंग जो है उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, अच्छा और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पहाड़ पर हो और अगर वहां पर आसपास बिजली गिरने की संभावना है, उसका पता किसे चलेगा? ठीक है, तो एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है। तो ये पर्सन पहाड़ पर है और अगर वहां बिजली गिरने की संभावना है, ठीक है, और इसके हेयर जो है ड्राई है, तो उस केस में हेयर्स इस तरह से ऊपर उठ जाएंगे। क्यों उठेंगे? एक सीधी सी बात है, ऊपर क्लाउड है, मान लो पॉजिटिव चार्ज, तो इंडक्शन होगा, इसकी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आए, और हेयर्स लाइट है, हल्के हैं, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ऊपर खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब है कि यहां पे चार्ज डेंसिटी बिल्डअप हो गई है, और चार्ज डेंसिटी बिल्डअप हुई है तो ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने के कारण डिस्चार्ज हो सकता है, मतलब बिजली गिर सकती है। ठीक है, तो एक तो ये बात, ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और अब दूसरी बात ये है कि अगर बिजली गिरती है तो कौन सी सेफ साइट होगी? मैंने बताया था कि अगर हम कंडक्टिंग शेल में चले जाते हैं तो हम बच जाएंगे, क्योंकि कंडक्टिंग शेल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करती है। बाहर जो भी चार्ज होगा उतना ही अपोजिट इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप होगा और वो अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा जीरो बना के रखेगा। तो कंडक्टिंग शेल मतलब कार, तो कार के अंदर अगर आप बैठे हो और बाहर बिजली गिर भी जाती है कार पे, तब भी अंदर जो पर्सन है उसको कुछ हर्ट नहीं होगा, क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। जो शेल है, कंडक्टर है, वो शील्ड करके रखेगा अंदर को, राइट। तो अंदर के इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, अनलेस कि आप कार की बॉडी को टच न कर दो। टच कर दोगे तो तुरंत करंट का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा, राइट। तो कंडक्टिंग शेल जो है दैट इज सेफ साइट ड्यूरिंग लाइटनिंग। और क्या चीज हम देख सकते हैं? एक और चीज आपने सुनी होगी, लाइटनिंग कंडक्टर, राइट। इस बिल्डिंग पर बिजली गिरने की संभावना है, इसको हमें बचाना है लाइटनिंग से, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा देते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग रॉड है जिसका जो टिप है वो शार्प है, उसको साथ में अगर लगा दिया और उसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है, तो बिल्डिंग पर बिजली नहीं गिरेगी। ये शार्प कॉर्नर और कंडक्टर के होने के कारण चार्ज डेंसिटी यहां ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अगर बिजली गिरती है तो वो बिजली इस कंडक्टर पे गिरेगी और कंडक्टर के होने के कारण चार्ज सीधा ग्राउंड में चला जाए, तो बिल्डिंग जो है उसको कोई हार्म नहीं होगा, राइट। सो लाइटनिंग कंडक्टर्स कैन बी प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग
और उस कंडक्टर को अर्थ से अटैच कर दो तो वो अरेस्ट कर लेगा, जो भी बिजली गिरेगी उसको वो अरेस्ट करके ग्राउंड